गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मुद्रा और साख, इस विषय पर जो है आपको अभ्यास के क्वेश्चन, अध्याय परिचय जो है पहले समझाया जा चुका है। आज आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ग्रामीण साख या ऋण से क्या तात्पर्य है? इसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ग्रामीण ऋण या साख संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या अपने जीवन यापन हेतु कृषि व्यवसाय पर आधारित है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है ग्रामीण जनसंख्या अपने जीवन यापन, अपने जीवन के गुजारे के लिए जो है कृषि व्यवसाय पर डिपेंड है, कृषि व्यवसाय पर आधारित है। इसलिए ग्रामीण कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए गांव के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, ताकि वह उत्पादन हेतु उत्तम बीजों, खाद, कीटनाशक दवाइयां, पानी, बिजली, कृषि यंत्र आदि की व्यवस्था हो सके, ताकि वो जो है गांव के अंदर ऋण लेकर किसान अपने खेतों के अंदर बढ़िया किस्म के बीजों का प्रयोग कर सके, अच्छी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर सके, पानी की व्यवस्था कर सके, कृषि यंत्र खरीद सके। ये सारी व्यवस्था जो है वह ग्रामीण ऋण या साख के माध्यम से कर सकता है। इस प्रकार कृषि संबंधी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु ग्रामीणों द्वारा लिए जाने वाले ऋण को प्राय ग्रामीण ऋण या साख कहकर पुकारा जाता है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए या इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए गांव के अंदर किसानों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसे ग्रामीण ऋण या साख के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण ऋण या साख को प्राय निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इस ऋण को जो है 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। अल्पकालीन ऋण या साख, अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए ऋण या साख। यह ऋण या साख किसान द्वारा कृषि के चालू व्ययों जैसे खाद के उत्तम बीज खरीदने के लिए, तो ये जो अल्पकालीन ऋण है ये जो है किसानों के द्वारा जो है उत्तम बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए तथा फसल बिकने तक अपने परिवार का व्यय चलाने के लिए होती है। यानी जब तक फसल उसकी नहीं बिक जाती उस टाइम तक जो अपने परिवार का गुजारा कर सके, इन सारी चीजों के लिए जो है अल्पकालीन ऋण या साख की जो है किसान को आवश्यकता होती है। इसका भुगतान लगभग 15 महीनों में किया जाता है, और जो ऋण लिया जाता है अल्पकालीन ऋण लिया जाता है किसान के द्वारा, उसका भुगतान जो है किसान के द्वारा बैंक को 15 महीनों के अंदर करना होता है। तो इस प्रकार के ऋण को जो है अल्पकालीन ऋण या साख के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन ऋण या साख, यह ऋण या साख 15 महीनों से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो यह ऋण या साख जो है 15 महीने से लेकर 5 वर्ष के बीच में जो है इसका टाइम पीरियड होता है। यह ऋण किसान पशु व कृषि यंत्र खरीदने या खेत पर छोटे सुधार करने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार का ऋण जो किसान के द्वारा पशु खरीदने के लिए, कृषि संबंधी यंत्र खरीदने के लिए या खेतों के अंदर जो किसी प्रकार का सुधार करने के लिए जो ये ऋण लिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण या साख, यह ऋण या साख किसान अपने पैतृक ऋणों को चुकाने, यानी कि अपने जो पूर्वजों ने ऋण दिया उसको चुकाने के लिए, नई भूमि खरीदने के लिए, नए खेत खरीदने के लिए ले सकता है, खेत पर स्थायी सुधार करने के लिए लेता, या भूमि पर परमानेंट सुधार करने के लिए जो है इस प्रकार का ऋण जो वो ले सकता है। यह ऋण 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है। तो बैंकों के द्वारा इस प्रकार का ऋण जो है 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। ग्रामीण ऋण साख की समस्याएं क्या है? तो ऊपर वाले जो अभी आपको बताए हैं ये तो थी ऋण के प्रकार। अब जो है इनकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो ध्यान से सुनिए। तो ग्रामीण ऋण या साख संबंधी समस्याएं जो है इस प्रकार से है। नंबर 1, अपर्याप्त संस्थागत साख सुविधाएं। अब भी भारत में साख सुविधाएं अपर्याप्त है, यानी हमारे देश के अंदर आज भी जो है साख सुविधाएं हैं वे बहुत ही कम है। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र इसकी सुविधाओं से वंचित है। बहुत से गांव के अंदर जो है साख सुविधाएं है ही नहीं, बहुत से गांव जो इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित है।
जिससे उन्हें अपनी ऋण संबंधी समस्याओं की पूर्ति करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो गांव के लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा इस प्रकार की जो ऋण संबंधी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पूरा सोल्व करने के लिए जो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से गांव के अंदर जो ऋण या साख नहीं होती है, जिसकी वजह से इन किसानों को ऋण लेने में दिक्कत आती है। ऋणों की अपर्याप्त मात्रा, ग्रामीण साख की अन्य समस्या ऋणों की अपर्याप्त मात्रा भी है। तो एक समस्या यह भी है, इससे तात्पर्य है कि किसानों को उचित मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता। तो इसका मतलब यह है कि जो किसान ऋण लेना चाहते हैं, जिस मात्रा में ऋण लेना चाहते हैं, उस मात्रा में किसानों को ऋण नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ऋणों को कृषि कार्यों में न लगाकर अपनी आवश्यकताओं में लगा देते हैं। तो जो बैंकों के द्वारा ऋण किसान लेते हैं, वो जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। इसका फिर यह अर्थ निकलता है कि वो जो भूमि से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए बैंकों से जो किसानों ने ऋण लिया, वो भूमि संबंधी समस्याओं में नहीं लगाते, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के अंदर लगा देते हैं, जिससे कृषि साख का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। और इससे कृषि साख का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, जिसकी वजह से वे खेती के अंदर तो जो उस ऋण को लगा नहीं पाते, अपने परिवार की आवश्यकताओं में लगा देते हैं, जिससे खेती के अंदर जो सुधार करना था वो सुधार नहीं हो पाता है, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है, उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऋण वापसी करने की अनिश्चित क्षमता, अधिकतर किसानों की ऋण वापस करने की क्षमता अनिश्चित होती है। बहुत से किसान जो है ऋणों को वापस करने में जो वे सक्षम नहीं होते हैं। पर्याप्त सिंचाई न होने के कारण अब भी किसान मानसून पर निर्भर रहते हैं। तो बहुत से किसानों के पास जो है सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, वे जो केवल जो है मानसून के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। कृषक को ऋण मिल भी जाए और अगर मानसून समय पर न आए तो कृषि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसान को जो है ऋण मिल जाता है, लेकिन जो है सिंचाई की सुविधाएं नहीं है और मानसून भी समय पर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से उसकी जो ये समस्याएं जो की त्यों बनी रहती है, खेती बाड़ी में उसको कुछ नहीं हो पाता है, जिससे कृषक को आगे साख या ऋण चुकाने में कठिनाई होती है। जब उसकी फसल अच्छी नहीं होगी तो किसान जो है वो ऋण अच्छी प्रकार से नहीं चुका पाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। निर्धन किसानों को कम साख, कृषि साख की अधिकतर आवश्यकता निर्धन किसानों को होती है, यानी कि कृषि ऋण की ज्यादातर आवश्यकता जो है गरीब किसानों को होती है, लेकिन व्यवहार में इसका अधिकतर लाभ धनी किसान ही उठाते हैं। लेकिन इस कृषि साख का या ऋण का जो है पैसे वाले किसान है, वो जो है बेनिफिट उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। इससे एक और तो ऋणों की वसूली में बाधा आती है। इससे जो है सबसे बड़ी बाधा जो है ऋण वसूल करने में आती है, क्योंकि निर्धन किसान जो है अच्छी प्रकार से जो है ऋण नहीं चुका पाते हैं। और दूसरी ओर जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है, ऐसे निर्धन किसानों को ऋण नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है अमीर किसान जो उठा लेते हैं, और जिन लोगों को यानी जिन किसानों को वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है, उन किसानों को जो है ऋण मिल ही नहीं पाता है। तो एक बड़ी समस्या यह है कि इसका जो है बेनिफिट धनी किसान ज्यादा मात्रा में उठा लेते हैं। कृषि ऋणों की कम वसूली, कृषि ऋणों की कम वसूली से भी कृषि साख प्रभावित होता है, यानी कि वे पूर्ण रूप से उसकी वसूली भी नहीं कर पाते हैं बैंक, जिसकी वजह से भी जो समस्या होती है, क्योंकि ऋण राशि बकाया होने के कारण समितियों को आगे ऋण या साख या ऋण उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है, क्योंकि बैंकों के अंदर जो पहले वसूली करना चाहता बैंक, वो जो उन्हें अच्छी प्रकार से न मिल पाने की वजह से जो बैंक है दूसरे किसानों को ऋण देने में जो है सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की समस्या भी जो है इसके अंदर ऋण या साख के अंदर होती है। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऋण या साख की है। अब देखिए बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं। बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी देश के अंदर जो बैंक है वो उस देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, अंग है। बैंक अर्थव्यवस्था के संचालन तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बैंक जो है एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के संचालन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक लोगों के अतिरिक्त धन को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो बैंक उनके पैसे को जो है मतलब स्वीकार करता है, जमा के रूप में स्वीकार करता है।
वे कुल जमा राशि के 15% को नकद शेष के रूप में बनाए रखते हैं। तो प्रत्येक बैंक जो है अपनी जितनी भी राशि जमा होती है उसका 15% हिस्सा जो है बकाया मतलब उसके अंदर होना चाहिए, बनाए रखना जरूरी है, तथा शेष धनराशि का प्रयोग ऋण देने के लिए करता है और बाकी राशि का प्रयोग जो है लोगों को उधार देने के लिए बैंक के द्वारा किया जाता है। इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था में चलमान रहती है। इससे मुद्रा जो अर्थव्यवस्था के अंदर चलती रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है। बैंक लघु उद्योगों से लेकर बड़े बड़े संयुक्त उद्योगों को ऋण देते हैं। तो बैंकों के द्वारा छोटे छोटे उद्योगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक जो है पैसे उधार दिए जाते हैं। उद्योग इस धन राशि का प्रयोग पूंजी, कच्चे माल, श्रमिक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विनिर्माण कार्य में करते हैं। तो उद्योग इस धन राशि का प्रयोग जो है पूंजी के रूप में, कच्चे माल के रूप में, श्रमिक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विनिर्माण संबंधी यानी बहुत से कार्यों के अंदर जो इस पूंजी का निर्माण उद्योग धंधे करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। भारतीय कृषि प्रधान देश है, तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ के कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती बाड़ी के उत्पादन पर डिपेंड करती है। परंतु गरीबी के कारण बहुत से किसान कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या जो है काफी गरीब है, जिसकी वजह से वो अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मतलब असमर्थ है, पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जमींदार तथा किसान अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। तो जो किसान है, जमींदार है, वे अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों से जो है ऋण लेते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में फसल उत्पादन का स्तर बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण पर निर्भर करता है। तो हमारा देश एक विकासशील देश है और भारत के अंदर फसल का उत्पादन का जो स्तर है वो बैंक जो ऋण देता है किसानों को उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। अतः बैंक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हमारे देश के अंदर बैंक जो है सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर, डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है बैंक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। अथवा में भारत में ऋण के औपचारिक अथवा अनौपचारिक स्रोतों का क्या महत्व है, इनमें क्या अंतर है। तो ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों की तुलना हम इस प्रकार से करते हैं। औपचारिक स्रोत, यह स्रोत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो ऋण के औपचारिक स्रोत है, जैसे बैंक है, सहकारी समितियां हैं, ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी के अंदर या नियंत्रण में अपना कार्य करते हैं। इनकी ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम होती है, यानी ये लोगों को, किसानों को जो ऋण देते हैं उसके ऊपर ब्याज की दर जो है कम होती है। इनकी ऋण वापसी की शर्तें आसान होती है और ऋण वापस लेने की शर्तें भी जो है बिल्कुल आसान होती है। ये स्रोत ऋण देने से पूर्व समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं। जो आपके औपचारिक स्रोत है, ऋण देने से पहले जो है समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं, यानी गारंटी के कागजों की, चाहे घर के कागज, प्लाट के कागज, दुकान के कागज, यानी गारंटी के तौर पर कागजात की डिमांड करता है। इन स्रोतों से ऋण लेने के लिए लंबी कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, यानी जो औपचारिक ऋण स्रोत है इनसे पैसा उधार लेने के लिए, ऋण लेने के लिए लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। बैंक, बीमा कंपनियां, सहकारी समितियां आदि ऋण के औपचारिक स्रोतों के साधन हैं। अब देखिए अनौपचारिक स्रोत, इन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण नहीं होता। तो जो भी अनौपचारिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं उनके ऊपर किसी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण नहीं होता है। इनकी ब्याज की दर अधिक होती है और ये जो ब्याज पर जो पैसे देते, उधार देते हैं, ऋण देते हैं, उनके ऊपर ब्याज की दर ज्यादा होती है। इनकी ऋण वापसी की शर्तें ऋणदाता की मर्जी के अनुसार होती है, यानी कि वापस कैसे पैसे लेने हैं उसकी जो शर्तें हैं वो जो है मालिक के ऊपर डिपेंड करती है, ऋण देने वाले के ऊपर डिपेंड करती हैं। यह स्रोत अधिकतर समर्थक ऋणाधार की मांग नहीं करते हैं, यानी कि जो
अनौपचारिक ऋण स्रोत है ये जो समर्थक ऋण आधार की डिमांड नहीं करते हैं, मांग नहीं करते हैं। इन स्रोतों से ऋण लेने में अधिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, और जब इनसे ऋण लिया जाता है अनौपचारिक स्रोतों से, इसमें ज्यादा कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। मित्र, रिश्तेदार, शाहूकार आदि ऋण के अनौपचारिक स्रोत है। तो ये सभी मित्र है, रिश्तेदार है, साहूकार है, जमींदार है, ये सारे के सारे जो है ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन करवाए हैं लॉन्ग, काफी महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों ने जो है इसे ध्यानपूर्वक सुनना है, याद भी करना है, कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।